अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, जो ईरान और अमेरिका का सीज़ फायर हुआ है उसको देखते हुए, हालांकि सीज़ फायर का समझ नहीं आ रही कि हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि सीज़ फायर के बाद ईरान ने कुवैत के ऑयल पावर साइट्स को टारगेट किया है ड्रोन से। सीज़ फायर के बाद इमारात के कई इलाकों पे ड्रोन और मिसाइल मारे हैं जो कि इमारात ने इंटरसेप्ट किए हैं सीज़ फायर के बाद। सीज़ फायर के बाद इसराइल ने लेबनान के कई इलाकों पे हमले किए हैं। स्पेन, जिससे सबसे ज़्यादा नाराज़ है डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के दौरान कि इसने हमारी मदद नहीं की, इसने तो बिल्कुल सबसे कोरा जवाब दिया। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है कि सीज़ फायर हमेशा एक अच्छी न्यूज़ है, ख़ास तौर पे जब एक पीस अमन होता है, लेकिन ये मोमेंटरी है, यानी ये टेम्परेरी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ये सब क्रिएट किसने किया, ये जो जंग की और जिसने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की वो कौन था। केओस, डिस्ट्रक्शन और जो जिंदगियां लूज की गई उसका कौन जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ऑफ स्पेन किसी सूरत तालियां नहीं बजाएगी इस सीज फायर पे जब तक के ये डिसाइड नहीं किया जाएगा कि ये आग लगाई किसने थी। उस आग को आप बुझा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस आग को लगाने वाले को भी कटहरे में लाना होगा। अब हमें दुनिया में अमन लाने के लिए मुजरिमों को सामने लाना होगा। बिल्कुल सही कहा। अजीज दोस्तों, दुनिया हैरान है कि ईरान इस मुल्क हमले को कैसे रोक सकी। क्या ऐसी पावर्स थी कि अमेरिका अंडर एस्टिमेट कर सका। देखें, पाकिस्तान में एक छोटा सा जलजला आता है ना तो भीख का टोकरा लेके पूरी दुनिया में चले जाते हैं। छोटा सा सैलाब आ जाए, भीख का टोकरा लेके पूरी दुनिया में चले जाते हैं। इंडिया के ऊपर आप टेररिज्म करते हो, जब इंडिया ने रिटेलिएट किया तो आप पूरी दुनिया में मदद मांगने चले गए कि बचाओ बचाओ हमारे को। ये ईरान ने इस 5 हफ्ते की जंग में किसी कंट्री से एक पैसे की मदद नहीं ली, किसी से खाने पीने की चीज़ें नहीं मांगी, किसी से ये भीख नहीं मांगी कि हमें बचाओ, हमारा ये हो गया है वो हो गया है, हमारे को ये जंग रुकवाओ, फलान ढुमकान। कहीं से मेडिसिन नहीं मांगी। पूरे ईरान में डीजल, पेट्रोल और रोटी फ्री कर दी गई। एक ईरानी मुल्क छोड़ के नहीं गया ईरान से इस जंग के दौरान, सब खड़े रहे। ईरान के सिविलियन, जो कि आप अमेरिका ये शो कर रहा था कि पूरा ईरान आयतुल्ला के खिलाफ है, जबकि पूरा ईरान के लोग खड़े थे इस जंग में। किसी को लॉकडाउन नहीं किया गया ईरान की तरफ से, कहीं कुछ नहीं किया गया। इवन बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने देखा गया कि ईरान की बड़ी बड़ी खाने पीने की जगहों पे और बोर्ड लगा दिए थे कि पैसा नहीं है तो ले जाओ फ्री में। ईरान की अथॉरिटीज़ खुद रोड पे जाकर चेक कर रही थी कि ये सब फैसिलिटीज़ मुमकिन है कि नहीं, डिस्पाइट कि 47 साल से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। वजह क्या है? पाकिस्तान के जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने मिलिट्री रिटायर्ड और करंट ऑफिसर्स हैं, जितने जजेस हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से बाहर हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की, खाली अभी रिपोर्ट आई है कि $150 बिलियन की प्रॉपर्टियां पाकिस्तानियों की सिर्फ दुबई में, दुबई एक शहर में। कनाडा में हाउसिंग कॉलोनीज हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की। ईरान के किसी लीडर की कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। और इसके अलावा किसी ईरानी लीडर की औलादें ईरान से बाहर नहीं पढ़ रही। पाकिस्तान के सारे लीडर्स की औलादें बाहर पढ़ते हैं। किसी का बैंक अकाउंट नहीं, किसी का बड़ा महल जैसा घर नहीं। मतलब आप ये देखें कि ये होती है एक करेक्ट कौम की निशानी। पाकिस्तान से मैं कंपैरिजन पे जब जाता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है। अजीज़ दोस्तों, इस जंग में जो अमेरिका के जो नुकसान हो रहे थे, जो अमेरिका का F-15 जहाज़ ईरान ने टारगेट किया,
उस पे अमेरिका को पता चला कि जिस मिसाइल से वो टारगेट किया गया था वो मिसाइल तुर्की का बना हुआ था। अमेरिका को पूरी इंटेलिजेंस मिली हुई थी कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और तुर्की, पाकिस्तान सब अंदर खाने ईरान की मदद कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब हम ईरान की सिविलाइजेशन मिटाने जा रहे हैं और आज की रात हमला ये होगा वो होगा, तो उसके जवाब में नॉर्थ कोरिया के किम ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारे मिसाइल, एटॉमिक मिसाइल टारगेटेड हैं अमेरिका के कई शहरों पे, और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो फिर हम मजबूर होंगे अपने मिसाइल को तेल अवीव और वाशिंगटन पे मारने के लिए। ये सारी चीज़ें लाई अमेरिका के डाउनफॉल को। अमेरिका का जो पायलट था F-15 का, वो ईरान ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब कई चीज़ें थी। इस जंग में अमेरिका ने जितना नुकसान उठाया ना कोई सोच भी नहीं सकता। अमेरिका के सारे दोस्त ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की वजह से और वेनेजुएला पे हमले की वजह से और इन चीज़ों से पीछे हट गए थे। अब तो बिल्कुल देखें, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका सेफ था क्योंकि दूर था, तो सबका सोना उधर पड़ा था। जो पिछले 1.5 साल में जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो नज़र आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत का भी वहाँ से कई सोना निकाल के वापस मंगवा लिया था। ऐसे ही फ्रांस का वहाँ पे 129 टन गोल्ड पड़ा हुआ था न्यूयॉर्क में। फ्रांस ने वो वापस नहीं मंगवाया, फ्रांस ने वो 129 टन गोल्ड बेच दिया ओपन मार्केट में, और वो जो बेच के जो पैसा मिला था उससे उतना ही सोना खरीद के पेरिस में स्टॉक कर लिया। अब अमेरिका के जितने अलाय थे, अमेरिका पावर के नशे में, अहंकार में ये भूल गया ट्रम्प कि दूसरे हमसे कम पावर होंगे लेकिन स्टिल पावरफुल है। यूरोपियन यूनियन और यूके, अगर आप यूरोप को मिला लेना, तुर्की से लेके यूके तक का पूरा यूरोप, तो अमेरिका से काफ़ी स्ट्रांग है। नहीं भी होंगे तो बराबर के लेवल पे आते हैं। फिर उसमें आप ऐड करें इंडिया, चाइना और रशिया, नॉर्थ कोरिया, अरबियन गल्फ। इस जंग से अरबियन गल्फ भी सऊदी से ईरान, अमेरिका से नाराज़ हैं, इसलिए कि इनकी ख्वाहिश ये थी अरबियन कंट्रीज़ की कि अब हमला किया है तो अब ईरान का सत्यानाश करके जाओ, रेजिम चेंज करके जाओ, वरना ये परमानेंट हमारे लिए एक मसला है। ईरान ने अपनी पावर शो कर दी है हम पे अटैक करके। अमेरिका अधूरा छोड़ कर वापस भाग गया उधर से। इनके पास जितना डिफेंस सिस्टम था सब तबाह, ख़त्म कर दिया। जितने मिसाइल थे, जितने इंटरसेप्टर थे, सब खत्म। $100 of billions का इनका नुकसान कर दिया। इनकी मतलब कतर की जो गैस की रिफाइनरी थी वो तबाह हो गई। सऊदी अरब की अल जुबैल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे तबाह हो गई। सबका इफेक्ट पड़ा है। फिर ऑयल, पेट्रोल, गैस, ये सब की सेल कितनी कम हुई इतने 5 हफ्ते में। तो अमेरिका ने दुनिया का तो नुकसान तो किया है लेकिन अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है इस जंग में जाके। और यह है कि तो क्या यूएई क्या कर लेगा ईरान के खिलाफ, जो अमेरिका ने नहीं किया, जो इजराइल ने नहीं किया? सऊदी अरेबिया क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। 2 ब्रिजेस और जाके अपने अवाम को दिखाने के लिए कि हमने जंग में हिस्सा ले रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसे किया तो फिर ईरान भी इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा और काफ़ी शदीद तरीके से अटैक करेंगे। मेरा ख्याल है ये खुद कूदना नहीं चाहते, ये लोगों को कह रहे हैं कि आप कूदें, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके पीछे हैं। ये उस किस्म का फलसफा है इनका। इनके पास इतने गट्स नहीं है कि ये अब खुद कूद जाएं जंग के अंदर। अगर यूएई वालों ने ये ऐसे किया तो ईरान की जो काउंटर अटैक आएगी, इट विल बी वेरी वेरी डेवस्टेटिंग। अभी हमने खबरें ये आ रही हैं कि 50,000 के करीब गोरे एक्सपैट्रिएट्स दुबई में से वो छोड़ के चले गए। वहाँ फॉरेन बैंक्स छोड़ के चले गए। वहाँ के जो मेन मल्टीनेशनल्स हैं उन्होंने अपने लोगों को विड्रॉ कर लिए। ये तो पहली स्टेज है, इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो यूएई ने देखा ही कुछ नहीं, इसलिए
इनको चाहिए इन माय व्यू कि दे शुड सू फॉर पीस। और अगर इन्होंने वॉर मंगरिंग की तो उसके साथ इनकी तबाही हो जाएगी, तबाही हो जाएगी। अब देखें, ये आपको नजम सेठी बता रहे थे कि सऊदी अरब और इमारात ईरान के सामने कुछ भी नहीं है। अब ये देखें कि 1981 में जब सद्दाम हुसैन को पुश करके अमेरिका ने ईरान से जंग करवाई, ईरान में नया नया इंकलाब आया था 79 में, और 2 साल बाद जंग करवाई। सऊदी अरब, इमारात, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, इजिप्ट, जॉर्डन, इजराइल, सब पीछे से इराक को मदद कर रहे थे। यानी ईरान अकेला इन सब से लड़ता रहा 8 साल तक, और इराक 1 इंच ईरान का फतह नहीं कर सका था। तो यह है कि ईरान इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंट्री। सऊदी अरब, इमारात क्या बेचते हैं, और उनकी वो वही ख्वाहिश थी कि वहाँ पे इतना अमेरिका तबाह कर दे कि ईरान में रेजिम चेंज हो जाए, नई रेजिम आ जाए, सलाह फलान डुमकान। कुछ नहीं हुआ। दूसरा, सऊदी अरब को गुस्सा है पाकिस्तान पे, जो कि अभी शो नहीं किया जा रहा, लेकिन आप देखिएगा कि ये आएगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि सऊदी अरब पे अभी जो 2 दिन पहले जुबैल के इलाके में जो ऑयल रिफाइनरी पे ईरान ने 18 मिसाइल मारे, तो पाकिस्तान की आर्मी गलत किया ईरान ने, और ये हम कंडेम करते हैं, और ये और वो। तो भाई साहब, एक एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरब और पाकिस्तान का, उस एग्रीमेंट का क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट का क्या हुआ? फिर कहाँ गया वो एग्रीमेंट के? अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान तो हर चीज़ के जवाब में हम आपके साथ खड़े हैं। अबे, तुम्हारे खड़े रहने से हमारे क्या होगा? क्योंकि तुम लेटे हुए तो अमेरिका के आगे हो, तुम्हारी ट्वीट्स तो अमेरिका से ड्राफ्ट होके आती हैं। तो अजीज़ दोस्तों, कहानी बड़ी गंभीर है, लेकिन यह है कि सऊदी अरब इस बात पे बहुत नाराज़ है। शहबाज शरीफ ने फ़ौरन ट्वीट कर दी कि हाँ, मैंने अपने भाई मोहम्मद बिन सलमान से को फ़ोन करके कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, ईरान ने गलत किया आप पे हमला करके, ये वो। अबे, ईरान पिछले 5 हफ्ते से लगातार हमले कर रहा है सऊदी अरब पे भी। इमारात पे सबसे ज़्यादा किए हैं, लेकिन सऊदी अरब पे भी लगातार हमले कर रहा है। तुम बीच में क्यों नहीं आए? तुम्हारी ड्यूटी थी, भिखारी, लेकिन नहीं आए। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक मज़े की बात बता दूं कि आपको पता है कि इमारात के पैसे देने, यूरो बॉन्ड्स के पैसे देने, इसके पैसे देने, उसके पैसे देने, इस महीने जून तक पाकिस्तान को 7 अरब 65 करोड़ 20 लाख डॉलर की वापस पैसे पेमेंट करनी है। यानी 7 बिलियन 452 मिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है, जिसमें 3 अरब डॉलर की बायलिटरल डिपॉजिट्स हैं इमारात की, और टोटल जो फिस्कल ईयर है 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक पाकिस्तान को 19 अरब 56 करोड़ डॉलर की पेमेंट्स करनी है। अब आपको मैं मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर इमरान खान की पीटीआई का वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी एक नई चीज़ लाया है। उसने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी, आत्मसम्मान को कायम रखना चाहिए। मैंने इसीलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को रिक्वेस्ट की है कि यूएई की पूरी लोन भर दें, लेकिन उस लोन भरने के लिए हमारे पास जो चाइना और सऊदी अरब के डिपॉजिटेड पैसे पड़े, हमारे ख़जाने में से आप कुछ नहीं निकालें, बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए कि बांग्लादेश, आज़रबाईजान, नाइजेरिया, नेपाल और ईरान से भीख मांगनी चाहिए, और हम उनसे 20 साल की मैच्योरिटी पे 4 बिलियन डॉलर की लोन लें। किससे? बांग्लादेश, आज़रबाईजान, नाइजेरिया, नेपाल से। मतलब
ऐसे ऐसे नमूने पाकिस्तान में बैठे हुए हैं कि मैं हैरान होता हूं कि यार ये किस किस्म का मुल्क है यार। अजीज दोस्तों, एंड पे 1 मिनट की वीडियो लगा रहा हूं। हमारी बलोच बहन डॉक्टर सबीहा बलोच ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जिनीवा सेशन में एक स्पीच की है जिसमें बताया है कि बलोचों के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Thank you. Next, I give the floor to Yesor Youth Organization. My name is Dr. Sabia Baloch, a human rights advocate from Balochistan, Pakistan, and a member of Baloch Jakjati Committee. Balochistan makes up nearly 45% of Pakistan's landmass, but only about 6% of its population. Despite its vast natural resources and its central role in projects such as the China-Pakistan Economic Corridor, more than half of the population lives below the line of poverty. Behind economic marginalization, the province has faced decades of serious human rights concerns. Thousands of Baloch individuals have been subjected to enforced disappearances, often held without due process or legal transparency. Many have later been found dead in alleged extrajudicial circumstances or in unmarked graves. Some are released after years of detention, bearing deep physical and psychological trauma. Many never return. In 2025 alone, our documentation records over 1,200 cases of enforced disappearances and more than 200 extrajudicial killings. Those who speak out, journalists, lawyers, students, activists, and human rights defenders, frequently face harassments, arrests, and prosecutions under counterterrorism laws. Several leaders of Baloch Jati Committee, including Dr. Marang Baloch, have been detained for nearly a year under what we have considered politically motivated charges. On a personal level, my father was forcibly disappeared. I'm facing travel restriction, financial constraints, and sustained pressure affecting both my medical career and advocacy work. Reflecting the broader challenges faced by the defenders in the region, we call upon the United Nations to conduct an independent assessment of the human rights situations in Balochistan and urge the international community